तो डीएनए में आज सबसे पहले एआईएडीएमके की नेता शशिकला पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करेंगे। कहा जाता है कि सत्ता का लालच बुरी बला है और जिस चीज पर आपका नैतिक अधिकार नहीं होता उस पर हक नहीं जमाना चाहिए। लेकिन शशिकला नटराजन स्कूली किताबों में पढ़ाई जाने वाली ये नैतिक शिक्षा भूल गई थी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 570 पन्नों के फैसले ने शशिकला का यह सपना चकनाचूर कर दिया और शशिकला नटराजन का पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। इस मामले में शशिकला और 2 अन्य दोषियों को 4-4 साल की जेल की सजा हुई है और इन पर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में जयललिता मुख्य रूप से दोषी हैं। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनको दी गई सजा के कोई कानूनी मायने नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिवंगत जयललिता और शशिकला पर कई सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जयललिता और शशिकला साजिश में शामिल हुई और पब्लिक सर्वेंट रहते हुए जयललिता ने आय से अधिक संपत्ति हासिल की और इसे शशिकला और अन्य 2 लोगों को बांटा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जयललिता के अकाउंट से शशिकला की कंपनियों के अकाउंट में फंड ट्रांसफर होना यह साबित करता है कि इसमें चारों आरोपियों की साजिश थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शशिकला और उनके रिश्तेदारों ने गलत तरीके से जुटाए गए जयललिता के धन का संपत्तियों की खरीदारी में इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में कहा कि हर नागरिक को भ्रष्टाचार मुक्त भारत के इस पवित्र मिशन में आगे आना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार का यह खतरनाक रोग खत्म हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के हर नागरिक को इस पवित्र मिशन में उस भ्रष्टाचार मुक्त भारत का भागीदार बनना चाहिए जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। अगर आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जिंदा होती तो शशिकला और 2 अन्य दोषियों के साथ उन्हें भी जेल जाना पड़ता और पनीर सेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट के फैसले को ही लागू किया है। 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता और शशिकला समेत कुल 4 आरोपियों को दोषी पाया था और चारों को 4-4 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। जयललिता और शशिकला समेत चारों दोषी 21 दिनों तक जेल में रहे थे और फिर बाद में जमानत पर छूट गए थे। जब इन लोगों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने मई 2015 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और चारों को बरी कर दिया गया। इसके बाद कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और पिछले वर्ष जून में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना। कोर्ट ने शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को दोषी माना और उन्हें 4 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही तीनों दोषियों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को भी 4 वर्ष की सजा सुनाई थी और जयललिता पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि अब इस सजा के कोई मायने नहीं है क्योंकि जयललिता का निधन हो चुका है। अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का शशिकला के राजनीतिक जीवन पर क्या असर होगा और कैसे इस फैसले से शशिकला का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। इस फैसले के बाद शशिकला 6 वर्षों तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ पाएगी। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अब शशिकला 4 साल सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, यानी शशिकला अब 10 वर्षों तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी। हालांकि इतने बड़े फैसले के बाद भी शशिकला हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज शशिकला तुरंत अपने विधायकों से मिली और इडापड्डी पलनीस्वामी को एआईएडीएमके का महासचिव चुन लिया गया। यही नहीं, पनीर सेल्वम को मात देने के लिए शशिकला गुट के विधायकों ने पलनीस्वामी को अपना नेता भी चुन लिया। पलनीस्वामी ने आज शाम को तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। पलनीस्वामी तमिलनाडु के सलेम जिले के कद्दावर नेता हैं और 5 बार से विधायक हैं। वो अभी भी मंत्री हैं और जयललिता की सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन उनका कद पनीर सेल्वम जितना बड़ा नहीं है। इससे पहले आज एआईएडीएमके की बैठक में पनीर सेल्वम को पार्टी से भी निकाल दिया गया। यानी तमिलनाडु की राजनीति में अभी भी खालीपन है जिसकी हम पिछले 2 महीनों से बात कर रहे थे। जयललिता की मौत के बाद तमिलनाडु का पॉलिटिकल वैक्यूम खत्म नहीं हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह राजनीतिक शून्य और भी ज्यादा बड़ा हो गया। आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु राजनीतिक तौर पर अस्थिर हो गया है। अब सारी निगाहें राज्यपाल विद्यासागर राव पर टिकी हैं। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आय से अधिक संपत्ति के जिस मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है वो पूरा मामला आखिर है क्या। वर्ष 1996 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक मामला दर्ज कराया था जिसमें जयललिता पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 1991 से 1996 तक
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए 66 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति जमा की है। ये संपत्ति उनकी आय से अधिक है। इस मामले में जयललिता के अलावा शशिकला के भतीजे वीएन सुधाकरन और शशिकला की ही एक और रिश्तेदार इल्लावासी को भी आरोपी बनाया गया था। आपको बता दें कि सुधाकरन को जयललिता ने अपना दत्तक पुत्र बनाया था और सितंबर 1995 में भव्य रूप से उसकी शादी की थी। इस शादी पर भी बहुत सवाल उठे थे। आरोपों के मुताबिक जयललिता ने शशिकला और उनके बाकी 2 रिश्तेदारों के नाम पर 32 कंपनियां बनाई। इन 32 कंपनियों में से ज्यादातर ने अपना इनकम टैक्स भी नहीं दिया था। आरोपों के मुताबिक इन कंपनियों के बैंक खातों में बहुत सारे अवैध लेन देन हुए थे। कुल मिलाकर फलसफा यह है कि राजनीति में दाग कभी अच्छे नहीं होते। कोई पुराना दाग कितने अच्छे समय को ग्रहण की तरह ढक सकता है, इसलिए नेताओं को अपना आचरण साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तमिलनाडु की राजनीति के लिहाज से यह बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने राजनीति की दुनिया का तापमान बढ़ा दिया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जश्न मना रहे ये लोग मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के समर्थक हैं। राजनीति भी क्या चीज होती है। कल तक मायूस सा पड़ा पनीरसेल्वम का खेमा आज खुशियां मना रहा है। अनैतिक तौर पर पार्टी पर कब्जा करके तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही शशिकला को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब शशिकला जेल जाने की तैयारी कर रही हैं और पनीरसेल्वम के समर्थकों को उम्मीद है कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने रहेंगे। Finally, absolutely, this is the right judgment. I'm very, very happy. This is the right decision. This is really, it is appreciable. Every, people of Tamil Nadu is very, very happy. इधर तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला ने पलनीस्वामी को तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बनाने का गेम प्लान तैयार कर लिया है। पलनीस्वामी ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। शशिकला ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। वहीं पनीरसेल्वम का दावा है कि जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा तो जीत उन्हीं की होगी। वो भी सरकार बनाने के दावे को लेकर आज राज्यपाल विद्यासागर राव से मिले। इस फैसले के बाद जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने खुशी जाहिर की है। Power chase in Tamil Nadu. This verdict is a good one because Shashikala and her family definitely don't deserve to be what they wanted to be, to lead the people of Tamil Nadu. So I think it's a good one. इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले के तहत उन्हें 4 साल कैद की सजा मिली है, जिसमें से करीब 6 महीने की सजा शशिकला भुगत चुकी हैं। सजा पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आज उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्रवाई शुरू किया। एक इतिहास की पन्ना उसने खोला। सुप्रीम कोर्ट ने जो हक से ज्यादा पैसा और संपत्ति कमाने का ये जो केस था जयललिता, हमारा तमिलनाडु सीएम के खिलाफ और उनकी फ्रेंड्स के खिलाफ, ये वीके शशिकला, वीएन सुधाकरन एंड इलावरसी, ये चारों के खिलाफ करीब 18 साल ये कानून का कार्रवाई चलता रहा और कोई अंत नहीं दिख रहा था। और हमारा जनता बहुत मायूस हो गए थे। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत इतिहास पूर्व ये जजमेंट देके हमको बचाया है। अगर आज जयललिता जिंदा होती तो आज वो भी मुख्य दोषी के तौर पर 4 साल के लिए जेल जाती। तो ट्रायल कोर्ट ने चारों एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया था, उनको सजा सुनाई थी। इसका मायना ये हुआ कि अगर एक्यूज्ड A1 आज जिंदा, जयललिता जी आज जिंदा होते तो उनको वही सजा भुगतनी पड़ती जो ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन के बाद उनको भुगतनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज शशिकला को दोषी तो करार दे दिया है, लेकिन शशिकला के पास अभी 2 कानूनी विकल्प बाकी हैं। पहला ये कि वो इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती हैं और अगर पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाए तो इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल की जा सकती है। हालांकि AIADMK का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। There is appeal, definitely review petition will be there. We are going for appeal. Already members all signed, elected new leader. That person is going to take up immediately. Paneerselvam no more a member of AIADMK party.
आय से अधिक संपत्ति के इस मामले को सबसे पहले अदालत ले जाने वाले सुब्रमण्यन स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मैं तो संविधान का साथ हूँ, संविधान के लिए मैंने बोला और उसी समय ये भी कहा कि मैं केस जीतूंगा। संविधान का समर्थन करना अकेला खड़ा होता है। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर इस पूरे मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। However, भारतीय जनता पार्टी and Modi government should now stop fishing in troubled waters. Role of the governor, which has been circumspect in this entire episode, must now become clear. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार किया है। Center has no role to play. Governor will take a decision based on the situation there, and we don't want BJP has no interest to interfere, and we have no stakes also. आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 7 दिन के अंदर जजमेंट देने का एक टाइमलाइन बताया हुआ था। दूसरी बात, जो व्यक्ति इस 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी, वो व्यक्ति ना तो असेंबली के सदस्य थी, दूसरी बात साथ साथ इंपॉर्टेंट यह है, ये जो केस जिसमें जजमेंट आना है उसमें एक्यूज नंबर 2 थी। इस पूरे मामले में पनीर सेल्वम को जीत नजर आ रही होगी, लेकिन उनकी असली जीत तब होगी जब वो विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करेंगे। अभी विधायकों की संख्या शशिकला गुट के पास ज्यादा है, लेकिन पाला बदलने का नाम ही राजनीति है। इसलिए हो सकता है कि जब फ्लोर टेस्ट हो तो विधायक पनीर सेल्वम के साथ हो जाए। चेन्नई से प्रसाद भूसेकर के साथ महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह तो तय हो गया कि शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को जेल जाना ही होगा। हालांकि इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि अभी तक शशिकला के पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की यह कॉपी पहुंची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर पहले बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद ऑर्डर की कॉपी शशिकला के पास जाएगी। अभी शशिकला अपने विधायकों के साथ है। जब से पनीर सेल्वम ने AIADMK से बगावत की है, तब से शशिकला ने विधायकों को एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। रिजॉर्ट चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर है। राजनीति की दुनिया में सत्ता हासिल करना एक कला है और शशिकला ने अपनी सियासी कलाओं के दम पर तमिलनाडु की सत्ता अनैतिक तौर पर हासिल करने की कोशिश की। शशिकला ने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा और वो सीधे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगी, लेकिन आखिरकार जीत कानून की हुई। वैसे अगर जयललिता जिंदा होती तो इस फैसले के बाद उन्हें भी जेल जाना पड़ता, और अगर जयललिता जेल जाती तो हमेशा की तरह पनीर सेल्वम को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाती। लेकिन राजनीति का खेल देखिए, शशिकला जेल जा रही हैं और जेल जाने से पहले ही उन्होंने पनीर सेल्वम को पार्टी से निकाल दिया। कुल मिलाकर अभी भी तमिलनाडु की राजनीति में मौजूद खालीपन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जयललिता के निधन की वजह से यह खालीपन आया था और उनकी मौत के 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी भी यह खालीपन बरकरार है। तो तमिलनाडु के राजनीतिक हालात पर जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने भी विश्लेषण किया। हम आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि सुधीर जी इस वक्त लखनऊ में मौजूद है और उन्होंने लखनऊ से ही ये विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। जी, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और आज जो घटना की हम बात कर रहे हैं वो हुई है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में और भारत की राजधानी दिल्ली में। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे तमिलनाडु की जो राजनीति है वो एकदम एक तरीके से हिल गई है। आज वैलेंटाइंस डे है और सुप्रीम कोर्ट ने आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर शशिकला को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसमें फूल नहीं है, गुलाब नहीं है, बल्कि सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। और कांटे भी इतने ज़्यादा हैं कि अब ऐसा लगता है कि शशिकला की जो राजनीतिक पारी थी वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है। ये एक बड़ा फैसला है और इसको हमें सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति तक सीमित रखने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसका देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि किसी भी पार्टी के लिए इतना बड़ा चंक हो सकता है कि वो उसको सत्ता में ला भी सकता है और उसको सत्ता से दूर भी खिसका सकता है। आपको याद होगा 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो इस दम पर बनी थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश में, जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त, यहां पर उन्हें बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और
बहुत बड़ा काम जो बीजेपी का था वो उत्तर प्रदेश ने ही आसान कर दिया था, लेकिन 2019 में जब दोबारा लोकसभा का चुनाव होगा तो इस तरह के चमत्कार हर बार नहीं होते। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से हो सकता है अगली बार बीजेपी को उतनी सीटें ना मिलें जितनी 2014 में मिली थी। सत्ता में वापस आने के लिए किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब खासतौर पर मैं बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो साउथ में, दक्षिण भारत में अब अपना एक बेस तैयार करे। जिस तरीके से वो कलकत्ता में, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रहे हैं, केरल में कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक में कोशिश कर चुके हैं, एक बार सरकार बना चुके हैं। अब तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कि इस वक्त वहाँ पर खालीपन दिखाई दे रहा है जहाँ तक नेतृत्व की बात है। AIADMK में जयललिता के जाने के बाद एक भी ऐसा नेता अभी नहीं बचा है जिसको कि आप ये कह सकें जो अपने दम पर AIADMK को अगला चुनाव जिता सके। और जो कुछ AIADMK में अभी हुआ है, हाल ही में आपने देखा होगा, शशिकला के बाद पन्नीर सेल्वम ने जो कुछ किया, उससे ऐसा लगता है कि AIADMK बहुत ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेगी। इस पार्टी में फूट ज़रूर पड़ेगी, चाहे सरकार ये दोबारा अपनी बना ले, हो सकता है मुख्यमंत्री ये किसी और को बना लें, हो सकता है कि पलन सामी जो हैं, जिनको कि अभी नया नाम शशिकला ने सजेस्ट किया है, वो भी मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब कोई भी बन जाए, AIADMK अब वैसी पार्टी नहीं रहेगी जैसे कि जयललिता के वक्त में थी। DMK की अगर बात करें तो करुणानिधि अब ऐसी हालत में नहीं है, उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है कि वो कोई नेतृत्व दे सकें, और उनके घर में भी ऐसा ही कला है जैसा कि आपको AIADMK में इस वक्त नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि तमिलनाडु 39 सीटों वाला एक राज्य इस वक्त खाली पड़ा है और एक नए नेता का इंतज़ार कर रहा है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण हो जाता है और उस नज़रिए से समझने के जब हम समझते हैं इसको देश के हिसाब से, तमिलनाडु में जो लोकसभा सीटें हैं 2019 में अगर हम इसको देखें और उसको समझें तो वहाँ जो राजनीतिक खालीपन है, अगर वो वैक्यूम भरता नहीं है, एक बड़ा कद, एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा आता नहीं है, तो शायद आगे चलकर देश की राजनीति में कुछ मुश्किलें होंगी उन पार्टियों को जो कि ढूंढती हैं सहयोगियों को गठबंधन के लिए।